अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, कैश फ्लो स्टेटमेंट। This standard is mandatory for नॉन एसएमसी। ये नॉन एसएमसी क्या है? नॉन स्मॉल मीडियम कंपनीज, यानी कि सब बड़ा बड़ा कंपनीज के लिए ही है, छोटे मोटे कंपनीज के लिए नहीं है, जनरल। एंड द एंटरप्राइज विच फॉल इन द category of label 1 for the non-corporate entities at the end of the relevant accounting period। ठीक है, क्या कह रहा है? एंड और किसके लिए इंपॉर्टेंट है? उस इंटरप्राइज के लिए जो कैटेगरी ऑफ लेवल 1 में आता है। ठीक है, फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज है एट द एंड ऑफ द रिलेवेंट अकाउंटिंग पीरियड, हर साल के अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बनेगा। तो भैया दो लोग को बोला है बनाने को, एक इनको नॉन एसएमसी को यानी कि नॉन स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज को, और एक कैटेगरी ऑफ लेवल 1 ऑफ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी में। मतलब जो कंपनीज है उसमें जो छोटा कंपनी लोगों लोग को कोई दिक्कत नहीं, माफी मिल जाता है, एग्जाम्पशन है। लेकिन जितना भी बड़ा बड़ा कॉर्पोरेट है उसका उन लोगों को बनाना है, सबसे पहला बात। दूसरा बात, भले आप नॉन कॉर्पोरेट हो, आप कंपनी नहीं हो, आप नॉन कॉर्पोरेट हो, ठीक है, बट अगर आप कैटेगरी लेवल 1 में आज से हो गए, मान लो कोई बहुत बड़ा एनजीओ हुआ, तो उस तरह का चीज बोल रहा है कि आप लोग को करना है, कैश फ्लो बनाना है। आगे क्या बोल रहा है? For the other enterprise, though it is not compulsory, but it encourage for preparedness। और ये स्टैंडर्ड बाकी किसी को तो नहीं बोला बनाने को, लेकिन हाँ इनकरेज सबको हम लोग करेंगे कि आप लोग सब कोई अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ। क्लियर है बात? स्टैंडर्ड क्या है? एएस कंपल्सरी फॉर एक नॉन स्मॉल मीडियम कॉरपोरेशन, और दूसरा मना है कैटेगरी लेवल 1 नॉन कॉर्पोरेट एंटरप्राइज। दो पॉइंट, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है और इन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे क्या बात बोल रहे हैं? हाउ एवर, जबकि कंपनीज एक्ट mandate the preparation of cash flow statement by all the company, सारे कंपनी को, एक्सेप्ट किसको किसको छोड़ के? 1% और स्मॉल कंपनी एंड डॉर्मेंट कंपनी, इनको छोड़कर। यानी कि कंपनीज एक्ट किसको किसको माफ किया है? बोला है सारे कंपनी को AS3 फॉलो करना है, एक्सेप्ट स्मॉल कंपनी, OPC, डॉर्मेंट कंपनी। तो दिक्कत ये 3 को छोड़कर। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या बोल रहा था?
वेयर एंटरप्राइज वाज नॉट कवर्ड बाय दिस स्टेटमेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ऐसा हो सकता है कि प्रीवियस ईयर में आपको स्टेटमेंट बनाना जरूरी नहीं था, मतलब आप इसमें कवर नहीं होते थे, बट क्वालिफाई इन द करंट ईयर, बट करंट ईयर में आप स्मॉल कंपनी नहीं रह गए, आप बड़े कंपनी बन गए, आप ओपीसी नहीं रह गए, आप बहुत बड़ा कंपनी बन गए, बात समझे, तो आप डॉर्मेंट नहीं रह गए, एक्टिव कंपनी बन गए। अब तो दे आर नॉट सपोज टू डिस्क्लोज द फिगर फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग प्रीवियस ईयर, यानी कि तब आपको प्रीवियस ईयर का बना करके दिखाने का जरूरत नहीं है। जिस साल से लागू होगा उस साल से बनाना, पिछले साल का नहीं बनाया तो कोई दिक्कत। वेयर इफ एंटर, अब इसको उल्टा भी हो सकता है, इफ एंटरप्राइज क्वालिफाई अंडर दिस स्टेटमेंट टू प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर तक उसको बनाना पड़ता था, बट नाउ डिस्क्वालिफाइड, अब वो स्मॉल कंपनी हो गया या 1% में कन्वर्ट हो गया, विल कंटिन्यू टू प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर अनदर। भले अब आप क्या हो गए हो, बड़े कंपनी से स्मॉल कंपनी हो गए, बट फिर भी आप 2 साल बनाते रहोगे लगातार, 2 साल बाद से बनाना बंद करोगे। क्लियर है बात? तो कहने का मतलब है, अगर प्रीवियस ईयर में आप क्या थे, डिस्क्वालीफाई थे, डिस्क्वालीफाई का मतलब कैश फ्लो के लिए डिस्क्वालीफाई थे, अब करंट ईयर में क्या हो गए हो, आपको रिक्वायर्ड है, बनाना पड़ेगा, तो आपको करंट ईयर से कैश फ्लो बनाना है, ठीक है? प्रीवियस ईयर को क्या करना है, इग्नोर, करेक्ट क्या सर? अब इसका उल्टा, आप प्रीवियस ईयर तक आपको बनाना रिक्वायर्ड था, क्या बनाना रिक्वायर्ड था, कैश फ्लो, तो जाहिर सी बात आप कैश फ्लो बनाए होगे। अब करेंट ईयर क्या हो गया कि आपको जरूरत नहीं है, आप डिस्क्वालीफाई उससे कि आप कैश फ्लो बनाए, फिर भी आप कैश फ्लो बनाओगे, कब तक, एटलीस्ट 2 ईयर। हम एटलीस्ट 2 ईयर क्यों लिख रहे हैं, 2 साल बनाना तो कंपलसरी है, तो उसके बाद भी अगर इच्छा तो रोका थोड़ी बना सकते हो। क्लियर है बात? स्मॉल कंपनी 1% भी अगर इच्छा हो तो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नोट, अंडर सेक्शन 129 of the Companies Act, the financial statement with respect of OPC, small company or dormant company may not include a cash flow statement. सेक्शन 129 में कंपनीज एक्ट का बताया गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, तो उस वक्त बता दिया गया कि ओपीसी, स्मॉल कंपनी और डॉर्मेंट कंपनी को जरूरत नहीं है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाए सेक्शन 129 में। एज पर द अमेंडमेंट ऑफ द चैप्टर 1, द क्लॉज ऑफ 2 सेक्शन section 2 clause 40, an exemption has been provided by the dated 13 June 2017 under section 462 Companies Act. Startup private company beside 1% small and dormant company, जो स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी होगा ना, उन लोगों को भी करने का जरूरत नहीं है। ये बात बोला गया है कब, जून 2017 में, 13 जून को सेक्शन 462 में अमेंडमेंट ला करके बोला गया है। As per the amendment, the startup private company not required to include the cash flow statement in the financial, अब क्योंकि अब क्या, अभी स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत इसमें? Thus, the financial statement respect to the OPC, small company, dormant company, and private company, if such a private company is a startup company, may not include the cash flow, तब वो कैश फ्लो नहीं बनाएगा। क्लियर है बात? यहां तक हम लोग को पहला पैरा में 5 पॉइंट मिला है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, आ जाओ नेक्स्ट। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू यूजर। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, देखो दो चीज होता है, एक होता है कंपलसरी इंफॉर्मेशन, क्या होता है, कंपलसरी इंफॉर्मेशन में क्या जाता है, दो चीज खास करके याद रखना, एक आता है इनकम
स्टेटमेंट यानी कि पीएल अकाउंट, ठीक है, और एक आ जाता है तुम्हारा बैलेंस शीट। बात समझा तो। लेकिन ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो किसको प्रोवाइड किया जाता है, यूजर्स को। यूजर्स मतलब कौन हो गया, अकाउंटिंग यूजर। अब आपके अकाउंटिंग यूजर्स में कौन कौन आता है, ऐसे तो बटा हुआ है इंटरनल और एक्सटर्नल, बट हम सब एक ही सही एग्जाम्पल के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, पता है तो, डायरेक्टर, मैनेजमेंट, अच्छा उसके बाद बैंक, डेटर, क्रेडिटर, इन्वेस्टर, इन लोग के लिए, ठीक है। द अकाउंट इन फॉर्म ऑफ वन स्टेटमेंट, किस रूप में देना है स्टेटमेंट, अकाउंट के फॉर्म में नहीं देना है, बात है ना, ठीक है। विच रिफ्लेक्ट द वेरियस सोर्स फ्रॉम वेयर कैश जनरेटेड, और ये स्टेटमेंट देने से ये पता चलेगा वो बहुत सारा वेरियस, बहुत सारा सोर्सेज जहां से आपका कैश क्या होता है जनरेटेड, जिसको हम लोग अपना लैंग्वेज इजी करने के लिए कहते हैं कैश इनफ्लो या फिर इनफ्लो ऑफ कैश। और साथ ही साथ ये भी पता चलेगा कि इंटरप्राइज का कहाँ कहाँ पैसा जा रहा है, यानी कि इनफ्लो वेयर यूटिलाइज, कहाँ पे इनफ्लो यूटिलाइज खर्च हो रहा है, यानी कि इनफ्लो क्या बन जा रहा है, आउटफ्लो, पैसा कहाँ कहाँ पे खर्च हो रहा है, स्टेटमेंट देने से ये पता चलेगा। नेक्स्ट, दिस हेल्प द यूजर, अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट हेल्प करते हैं इन लोग को, कैसे हेल्प करता है, क्या क्या चीज, देखो हेल्प करता है ना दो चीज में। पहला हेल्प करता है आइडेंटिफाई, कुछ चीज पहचानने में, दूसरा हेल्प करता है कंपेयर में, और तीसरा है, तीसरा ही बोल दो उसको, तीसरा है डिसीजन लेने में। तीन चीज में हेल्प करते हैं। कोई दिक्कत, आइडेंटिफाई करने में, समझने में कहाँ कहाँ से पैसा है, कहाँ कहाँ गया है, कंपेयर करने में, अगर मान लो 2-3 साल का कैश फ्लो है तो पिछले साल इस जगह पे केवल 10,000 खर्चा हुआ था, अब 20,000 खर्चा हो रहा है। फिर ये भी इस जगह से 1 लाख रुपए आता था, अब 50,000 रुपए ही आ रहा है, तो इसे आइडेंटिफाई करने में, ठीक है, कंपेयर करना, दो चीज हुआ और उसके बेसिस पे कोई डिसीजन लेना। बात क्लियर है तो, कोई दिक्कत। पहले ऑफिस का कैंटीन का खर्चा 10,000 रुपए महीना होता था, अब हम लोग कंपेयर करें तो कैंटीन का खर्चा 15,000 रुपए महीना हो गया। तो उसके पीछे का रीजन क्या है, देखो, बात समझ आया तो अगर मान लो ओवर स्टाफ हो यानी कि स्टाफ बढ़ गया है तब तो ठीक है, लेकिन स्टाफ नहीं बढ़ा है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कैंटीन का प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, जिससे जो स्टाफ लोग जा जाके जो इतना कंजम्पशन कर रहा है थोड़ा कंजम्पशन कम करे, तो हम लोग का कैश फ्लो, कैश आउटफ्लो रुकेगा। बात समझ आया तो, डिसीजन के लिए। अच्छा देखो, सबसे पहला आइडेंटिफाई द हिस्टोरिकल चेंजेस इन द कैश, इन द फ्लो ऑफ द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, आइडेंटिफाई, डिटरमाइन द फ्यूचर रिक्वायरमेंट, पहले तो पास्ट का देखेंगे तब फ्यूचर का डिसाइड कर पाएंगे। तीसरा, एसेस द एबिलिटी टू जनरेट कैश, डिसीजन लेने से पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट, एग्जांपल के लिए हम एक फोन खरीदना चाह रहे हैं, तो फोन खरीदने के पहले हम देखेंगे ना कि हर महीना इतना पैसा हम पे ऑफ कर पाएंगे कि नहीं अपना सारा खर्चा के बाद, तो मेरे को कैश फ्लो स्टेटमेंट देखना पड़ेगा, अच्छा इस सोर्स से एक्स्ट्रा इतना पैसा आ रहा है तो हाँ हम ये काम कर सकते हैं। टू एस्टिमेट द फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ जनरेटिंग कैश एंड कैश, फ्यूचर में हमको और कितना कैश का जरूरत पड़ सकता है। ऑपरेशनल इफिशियंसी, अच्छा तुमको पता है कैश फ्लो का बात हो रहा है तो ये तुमको क्या हुआ, ऑपरेशनल इफिशियंसी, ऑपरेशनल इफिशियंसी का मतलब होता है वर्किंग कैपिटल डिटरमाइन करने में भी हेल्प करता है। बात समझा तो, ऑपरेशन, ठीक है। टू स्टडी द इंसॉल्वेंसी एंड लिक्विडिटी, ये भी पता चल पाता है कि अभी कब तक कंपनी सॉल्वेंट रहेगा, लिक्विडिटी पोजीशन अच्छा है। इंडिकेट द अमाउंट, टाइमिंग एंड सर्टेनिटी ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो, किस टाइम पे कौन सा खर्चा होता है, जैसे कंपनी का हर साल का तुम कैश फ्लो देखोगे तो पता चलेगा कंपनी किस वक्त बैलेंस, किस वक्त बोनस बांटता है एम्प्लॉय लोग को। बात समझ तो मान लो कि जैसे वेस्ट बंगाल में हम लोग का दिवाली के टाइम में बोनस बढ़ता है, तो हम उसका तैयारी साल भर पहले से करके रखेंगे ना। To check the accuracy of the past assessment of the future cash flow, to check accuracy of the past assessment of future, accuracy तुमको मिल जाएगा। उसके बाद एग्जामिन द रिलेशन बिटवीन द प्रॉफिटेबिलिटी और नेट कैश फ्लो, ये बात पहले भी हम किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो प्रॉफिटेबिलिटी
अलग है, कैश फ्लो अलग है। कैसे बताते हैं? हम सेल किए हैं 20 लाख रुपए का। कितना का सेल किए हैं? 20 लाख। जिसका मेरा सीओजीएस पड़ा था, यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मेरा पड़ा था 15 लाख रुपए। कितना पड़ा था? कोई दिक्कत नहीं इसमें। यानी कि मेरा प्रॉफिट कितना हो गया होगा? 5 लाख रुपए। तो इसके मदद से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? मान लो जीपी रेशियो निकाल सकते हैं। जीपी रेशियो क्या हो जाएगा? 5 लाख बाई 20 लाख इंटू 100। अगर करके बताओ तो कितना आ रहा है? 25%। अब जरा समझो, मेरे पास कैश में ट्रांजेक्शन हुआ है। किस में ट्रांजेक्शन हुआ है? कैश। 20 लाख में से मात्र 8 लाख रुपए मेरा कैश में ट्रांजेक्शन हुआ है। ठीक है, 8 लाख रुपए का कैश सेल है। तो अब ये 8 लाख रुपए का कैश सेल का सीओजीएस, और हमको प्रॉफिट पता करना है, यानी कि जीपी। तो 8 लाख का 25% निकालेंगे तो क्या होगा? 2 लाख। अगर तुम कैश बेसिस पे देख रहे हो, कैश बेसिस पे, तो तुम्हारा प्रॉफिट क्या हो रहा है? 2 लाख। लेकिन एक्चुअल में प्रॉफिट कितना हुआ है? अब बात सिर्फ इसी का नहीं है। बात यह है कि जब प्रॉफिट हम लोग निकालते हैं, तो प्रॉफिट निकालते हैं हम लोग अपना मेन एक्टिविटीज से। लेकिन जब कैश फ्लो निकालते हैं हम लोग, तो कैश फ्लो में जो हम लोग एक्टिविटीज नहीं भी रहता है, ठीक है, यानी कि जैसे कि लोन और इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, इस सबको काउंट कर लेते हैं। ये तो मेरा मेन बिजनेस ही ना है। जब पीएल बनाते हो, कहीं पे आता है इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, डिवेंचर, ये सब आता है? नहीं। तो वहां पे मेरा मेन एक्टिविटी से जो प्रॉफिट जनरेट होता है वो प्रॉफिट बताता है, एग्जैक्ट मेरा प्रॉफिट बताता है। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे तुम्हारा पूरा का पूरा कहाँ से कैश आया, तो कैश तो कहीं से भी आ सकता है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम को भी आप, नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट को भी आप क्या मान लोगे? कैश। जब हम लोग आमतौर पर बता रहे हैं ट्रेडिंग पीएल बनाते हैं, तो हम लोग ऑपरेटिंग रिसिप्ट पे फोकस करते हैं। जो कि क्या, ऑपरेटिंग रिसिप्ट क्या है? सेल्स। सबसे पहले बाई सेल्स लिखते हैं, ठीक है। लेकिन आप जब कैश फ्लो बनाने पे जाते हो, तो कैश फ्लो बनाने टाइम गड़बड़ी क्या हो सकता है, या कैश फ्लो बनाते हो तो क्या होता है कि उस वक्त आप नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट को भी ले लेते हो। नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट को भी आप ले लेते हो, ठीक है। उस पर भी आपका फोकस रहता है। ऑपरेटिंग रिसिप्ट के एग्जांपल क्या है? सेल्स। और नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट के एग्जांपल क्या है? कुछ भी ले लो, जैसे कि सेल्स ऑफ एसेट्स, अच्छा, इश्यू ऑफ शेयर, दो एग्जांपल दे दी, ठीक है। ये सब बिजनेस का नहीं है। हम्म। आ जाओ नेक्स्ट। अब इस शब्द का मतलब समझो, मीनिंग ऑफ द टर्म कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फॉर द कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखो, कैश और कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आता है? कैश एट बैंक, एट मार्केटेबल सिक्योरिटीज, लेस बैंक ओवर ड्राफ्ट। अब जिस पॉइंट का भी निकाल रहे हो, ओपनिंग का निकाल रहे हो, क्लोजिंग का निकाल रहे हो, सबको जोड़ दो। तो सबको जोड़ के बैंक ओवरड्राफ्ट का पॉइंट करो। अब तुमको कैश बैंक तो पता है, तुमको मार्केटेबल सिक्योरिटीज नहीं पता है कि भाई मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या होता है। बस दो सिक्योरिटी विच टेक लेस देन अ डे टू लिक्विडेट। वो सिक्योरिटी जो एक दिन से भी कम समय, 1 घंटा से भी कम समय में लिक्विडेट हो जाता है। बात समझ आया? तो अब जैसे कि, जैसे अब एग्जांपल देखो, मेरे पास, मेरा अब स्टॉक के अकाउंट पे, ठीक है,
मान लो 100 पीस, ठीक है, 100 का एक लॉट मेरे पास अडानी का कोई शेयर था, बस है तो अब जैसे ही मार्केट खुला है, 9:15 मार्केट खुल गया है, तो हम 3 बजे तक उससे क्या कर सकते हैं, पैसा तुरंत विड्रॉ कर सकते हैं। और अगर नहीं भी तो आज चाहे तो कल सुबह कर लेंगे, बात समझ रहे हो? तो इतना बड़ा दिक्कत नहीं है, तो बहुत तुरंत लिक्विडेट होता है मार्केटेबल सिक्योरिटी, बात समझ रहे हो? कोई दिक्कत है इसमें? इसको कहते हैं हम लोग मार्केटेबल सिक्योरिटी। स्टॉक, शेयर, डिवेंचर, पीटीसी, which take less than a day to liquidate, ठीक है, ये दिक्कत बाय। Cash and cash equivalent for the purpose of the cash flow statement consist of the following: पहला, कैश इन हैंड एंड डिपॉजिट रिपेबल ऑन डिमांड विद बैंक। वो पैसा जो बैंक में रखे, जब मांगे तब हमको दे दे, बस समझा? तो यानी कि तुम इसको कह सकते हो वो वाला सेविंग, या तो करेंट अकाउंट में जो हम लोग पैसा रखते हैं, बिजनेसमैन लोग तो खासकर करेंट अकाउंट बनाते हैं, विद बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आपके अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में भी रखे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा, कैश इक्विवेलेंट विच आर द शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड investment that are readily convertible into the amount of cash are the subject to the insignificant risks of the change in a value. A short-term investment is one which is due for maturity within a 3 month from the date of acquisition of investment. Shares are not normally taken cash and cash equivalent because of the uncertain associated with them as the realizable value. बस है, कह रहा है कि कैश और कैश इक्विवेलेंट वो चीज आता है जो हाईली लिक्विडेट इन्वेस्टमेंट होता है, 3 महीना 6 महीना ऐसा जो बहुत तुरंत लिक्विडेट हो जाता है। शेयर्स को हम लोग काउंट नहीं करते हैं आमतौर पे, क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उसका जो रियलाइजेबल वैल्यू होता है कि जब वो रियलाइज करेंगे, बेचेंगे, तो दाम फ्लक्चुएट कर सकता है। बात समझ में आया? तो कोई दिक्कत इसमें? और यहाँ पे स्पेशली किसका बात कर रहे हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल का। अब आ जाओ, कैश फ्लो में दो फ्लो होता है, एक होता है इनफ्लो जिसका मतलब होता है रिसीव, एक होता है आउटफ्लो जिसका मतलब होता है पेमेंट। ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, किन चीजों का कैश या कैश इक्विवेलेंट है? एनी ट्रांजेक्शन व्हिच डज नॉट रिजल्ट इन द कैश फ्लो शुड नॉट बी रिपोर्टेड इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। पहले बात देखो, साफ साफ बोल दिया है, एनी ट्रांजेक्शन which does not result in cash flow should not be reported in the कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब तुम लोग के दिमाग में एक बात क्लिक करेगा कि भैया हम लोग को ज्यादा कैश फ्लो याद है, तो हम लोग ना उसमें डिप्रिसिएशन लेके जाते थे, और डिप्रिसिएशन एक क्या है, नॉन कैश आइटम है, हाँ है कि नहीं? वो काम हम लोग करते थे जब हम लोग इनडायरेक्ट मेथड बनाते थे। क्या बनाते थे? अभी इसमें ये भी पता चलेगा दो मेथड होता है। तो इनडायरेक्ट मेथड में जाता है नॉन कैश आइटम।
टाइप ऑफ कैश फ्लो, मेथड ऑफ कैश फ्लो क्या क्या बता। direct डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में नॉन कैश आइटम नहीं जाता, और वही इनडायरेक्ट मेथड में नॉन कैश आइटम जाता है। कोई दिक्कत? इसका छोटा सा रीजन अभी हम थोड़ी देर में बताएंगे। आगे आते हैं। कैश फ्लो में तीन एक्टिविटीज है हमारा, तीन। एक है हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यानी कि जिस मेन पर्पज के लिए बिजनेस स्टार्ट किए थे वो मेन पर्पज। दूसरा इन्वेस्टिंग कैश फ्लो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या जाता है, एसेट्स साइड, और फाइनेंसिंग में आ जाता है लाइबिलिटी। शेयर कैपिटल एंड लाइबिलिटी साइड, तीन है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंस। यहां से इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कभी जो बताने जा रहा है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो में क्या क्या आ जाता है, जैसे एग्जांपल में देखो, कैश परचेज, सेल्स ऑफ गुड, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, पेमेंट टू द सप्लायर, पेमेंट ऑफ सैलरी एंड वेजेस, ये सारा चीज ऑपरेटिंग में आता है। कोई दिक्कत? अच्छा, ऑपरेटिंग कैश फ्लो किसको बोलते हैं, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जनरेट होता है, और बाय द अदर एक्टिविटीज दैट आर नॉट इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कह रहा है कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, ठीक है, और नहीं तो उस एक्टिविटीज से जो एक्टिविटीज कोई सा भी हो, बस वो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग नहीं होना चाहिए। तो अगर इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग नहीं तो बचा ऑपरेटिंग। इन्वेस्टिंग कैश फ्लो किससे आता है, वह इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से आता है। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या है, द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर द एक्विजिशन एंड डिस्पोजल। एक्विजिशन मतलब परचेज करना, डिस्पोजल मतलब सेल करना, क्या चीज, एसेट्स का। तो हम यहाँ पे लिखे थे ना कि इन्वेस्टिंग में क्या आता है, एसेट्स। एंड अदर, एंड अदर इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूड इन कैश इन, और वो भी इन्वेस्टमेंट, बस वो इन्वेस्टमेंट कहां नहीं आना चाहिए, कैश इक्विवेलेंट में गलती से काउंट नहीं हो जाना चाहिए। अब देखिए एग्जांपल बताते हैं। हम बैंक में एफडी करवाए तो वो भी तो इन्वेस्टमेंट है ना, लेकिन वो बैंक में जो एफडी करवाए 3 महीने के लिए, तो द हाईली लिक्विडेटेड है, तो कैश इक्विवेलेंट में काउंट हो जाएगा। बात समझ में? तो उसका ध्यान रखने को बोल रहा हूँ। बात समझ? फॉर द एग्जाम्पल ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ द कैश फ्लो इंक्लूड द कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्या क्या चीज आ जाता है इसमें, रिसिप्ट फ्रॉम द डिस्पोजेबल एसेट्स, लोन गिवन टू अदर एंटिटीज। लोन रिसीव नहीं है, लोन दिए, किसी को लोन दिए तो मेरे इन्वेस्टमेंट है। पेमेंट टू द एक्वायर्ड फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स खरीदने में, और इसके साथ जो इंटरेस्ट और डिविडेंड मिलता है आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर, वो सब किसमें आता है। कोई दिक्कत है? अब आता है हम लोग का फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज यानी फाइनेंसिंग कैश फ्लो कहां से जनरेट होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आर एक्टिविटीज दैट रिजल्ट इन द चेंज इन द साइज एंड कॉम्पोजिशन, किसमें,
साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ ओनर्स कैपिटल, यानी कि वहां पे लिखे थे देखो, शेयर कैपिटल है लाइबिलिटी, जो ओनर का कैपिटल चेंज करे। और जब कैपिटल का बात आ रहा है, ओनर कैपिटल मतलब क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, लेकिन हम तो खाली शेयर कैपिटल लिखे थे, तो यहाँ पे लिख भी रहा है देखो, इंक्लूडिंग द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल का मतलब ही क्या हो जाता है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। एंड हम वहां पे लिखे थे शेयर कैपिटल एंड लाइबिलिटीज एंड द बोरोइंग ऑफ द एंटरप्राइज। बोरोइंग का मतलब लोन एंड डिवेंचर, ये सभी क्या कंपनी की लाइबिलिटी है ना। देखो फॉर एग्जांपल क्या क्या दिया हुआ है, इश्यू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। अगर पेमेंट ऑफ डिविडेंड और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट दिया है तो तुम्हारे लिए खर्च ही जाएगा फाइनेंसिंग में। और तुमको रिसीव ऑफ डिविडेंड, रिसीव ऑफ इंटरेस्ट दिया तो तुम्हारा कमाई हो जाएगा इन्वेस्टिंग में। बात समझ में आया तो। इंटरेस्ट या डिविडेंड देखो क्या दिया है, रिसीव दिया है या पेड दिया है। अगर पे दिया है यानी कि आप किसी से पैसा लिए थे, खुद को फाइनेंस करवाए थे, तब आपको पे करना पड़ रहा है, तो ये चल जाएगा फाइनेंसिंग में। बस रिसिप्ट का मतलब आपको पैसा मिल रहा है, यानी कि आपसे कोई इंसान पैसा लिया था, आप किसी ने पैसा क्या किए थे, इन्वेस्ट किए थे, तो क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिंग। क्लियर है बात तो। नेट कैश फ्लो, ध्यान से सुनना, नेट कैश फ्लो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, डायरेक्ट मेथड प्लस ऑपरेटिंग का दो मेथड होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड। वो भी आज क्लियरली पहले पिक्चर समझ लेना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई हाथी घोड़ा चीज नहीं है, इतना याद रखना, बहुत इजी सा चीज है, बहुत इजी सा चीज। ये है ट्रेडिंग अकाउंट, क्या है वो, आमतौर पर ये है पीएल अकाउंट, दो चीज हुई। और ये है आपका बैलेंस शीट, कोई दिक्कत नहीं आती। अब तुमको बस इतना पता है कि ऑपरेटिंग किस तरह से बनता है, दो तरीका से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, बाकी सब तो डायरेक्ट मेथड से बनता है। तुम लोग पहले भी प्रैक्टिस किया, तुम लोग को आइडिया है, पता है इनडायरेक्ट में क्या करता है। सबसे पहले नेट प्रॉफिट दिखते हैं, क्या दिखता है, दिखते हैं ना। फिर उसमें एड डेप्रिसिएशन, एड ट्रांसफर टू रिजर्व, यानी कि अगर तुम ढंग से देखो तो मेरे यहाँ पे क्या आ जाता है बाबू, नेट प्रॉफिट आता है, राइट या रॉन्ग। हम ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, डेप्रिसिएशन वगैरह, क्या ऐड करते हैं, डेप्रिसिएशन, यानी कि जैसे यहाँ पे डेप्रिसिएशन आ गया, करेक्ट। मान लो उसके बाद हम लोग का रहता है लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स, ऐड करते हैं, वो भी इस साइड आता है, करेक्ट। हाँ या ना, मतलब अगर आम तौर पे हम लोग बोले तो ऐड कर देते हैं जो हम लोग का पीएल का डेबिट साइड में रहता है। ट्रांसफर टू रिजर्व वो भी तुम्हारा पीएल का इस साइड में आता है, सारा पीएल का डेबिट ऐड कर देता है। हाँ, लेस पीएल का क्रेडिट, पीएल का क्रेडिट का एग्जांपल जैसे कि कमीशन रिसीव अगर है तो लेस कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा हो गया प्रॉफिट ऑन,
जैसे कि क्रेडिट साइड को लेस कर देता है। बस यहां तक बात खत्म। बाबू डेबिट साइड ऐड करके क्रेडिट साइड लेस करेंगे तो हमको मिलेगा क्या? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या मिलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। बस समझ रहे तुम बैक कैलकुलेशन कर रहे हो, इस साइड को ऐड कर रहे हो, इस साइड को लेस कर रहे हो, तो इस साइड तो बस अब एक ही चीज बचेगा ना, वो क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट। एक सेकंड इरेज करके मैं अच्छे से लिख दे रहा हूं। अब एक चीज समझ, मान लें कि ये तुम्हारा नेट प्रॉफिट था 100 रुपया, था डेप्रिसिएशन था 50, लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट था 50 और प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ एसेट था 10। तो जब 100 प्लस 50 कितना हो गया? 200। 200 माइनस 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 190 तुम्हारा क्या आ रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट क्या कहां से आता है? सेल्स से सीओजीएस माइनस करके, यही ना। और सेल्स मेरा है क्या? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है ना, प्राइमरी जो चीज काम के साथ बिजनेस किए हो। तो इसके बाद जो आपके यहाँ पे होता है कि कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग, बोलते हैं ना, वो एक्चुअल में है क्या? वो कुछ नहीं हो तो ग्रॉस प्रॉफिट है। आई एम राइट? वो कुछ नहीं हो, क्या है? हाँ, अब उसके नीचे हम लोग करते हैं चेंज इन वर्किंग कैपिटल, देखते हैं कौन कौन सा करेंट एसेट्स बढ़ा है, कौन कौन सा करेंट लायबिलिटी। क्लियर है बात? डायरेक्ट मेथड क्या बोलता है? डायरेक्ट मेथड सिंपल सा बात बोलता है, बैक कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आओ। सेल से कितना कैश आया, सेल करके एक तो कैश सेल आया होगा, एक कलेक्शन फ्रॉम डेटर आया होगा, तो सेल से कितना आया और परचेज में कितना गया, आया ना? परचेज में दो चीज क्या होगा, एक तो आप जो पैसा दे के खरीद के लाते हो, दूसरा क्या? तो सेल से परचेज माइनस कर देंगे तो वो क्या नहीं आएगा तुम्हारा? प्रॉफिट ही नहीं आएगा। और उसके बाद फिर आप अपना करो ना, वही चेंज इन वर्किंग कैपिटल। उसके बाद तो पूरा फॉर्मेट क्या है? अब है भैया डायरेक्ट मेथड में दिक्कत है, क्या दिक्कत है? दोनों ज्यादा प्रैक्टिस से इनडायरेक्ट अभी बात क्लियर है, पहले बताओ इतना, कोई दिक्कत? बनाए। ठीक है। सेल्स दिया है 500, परचेज दिया 310, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा? कोई दिक्कत? तो यहाँ पे सब डायरेक्ट मेथड चलेगा, कोई दिक्कत? सेल्स ही है, उसके बाद आप किसको कितना कितना पैसा दिए हो, सैलरी का, वेजेस का, जो जो आप पैसा कैश में पे किए हो, वो सब लेस करोगे। इनडायरेक्ट में क्या कर रहे थे? ऐड कर रहे थे। तो जब वो सब लेस करोगे तो आप ध्यान दो, सैलरी कितना पे किए हैं, वेजेस कितना पे किए हैं, सब लेस हो रहा है, बहुत अच्छा बात है। उसी में डेप्रिसिएशन आ जाएगा, तो उसको इग्नोर करना है। तो बस है तो वही बात बोला जाता है कि डायरेक्ट मेथड बनाते वक्त नॉन कैश आइटम इग्नोर करो, लेकिन इनडायरेक्ट मेथड बनाते हो क्योंकि आपके हाथ में क्या है? नेट प्रॉफिट है, तो आपको बैक कैलकुलेशन करते हुए जाना है। बात समझा? तो इसी वजह से वहां पे बहुत सारी चीज का डबल इफेक्ट देखने को तुमको मिलता था। लोन एडवांस गिवन एंड इंटरेस्ट अर्न किस में जाएगा? लोन एडवांस गिवन दिए हैं और इंटरेस्ट अर्न इन्वेस्टिंग में जाएगा, ठीक है? on the on them in the ordinary course of business are the operating cash flow from the financial enterprise, ठीक है? लोन एंड एडवांस आर गिवन एंड इंटरेस्ट अर्न ऑन देम ऑन द इन्वेस्टिंग। क्या बोल रहा है? कह रहा है कि अगर ऑर्डिनरी ये आपका कोर्स ऑफ बिजनेस है
तब तो कहा जाएगा ये ऑपरेटिंग में जाएगा। और अगर आपका ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है तो आपका कहाँ जाएगा? बात समझ में? आपका काम ही है लोगों को लोन देना और उन लोगों से इंटरेस्ट लेना। दिस इज योर बिजनेस, देन इट विल बी द पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग। अच्छा, अगर आप अभी किसी को लोन देकर अगर एक तरह से इंटरेस्ट मिल रहा है तब वो पार्ट किसका हो जाएगा? इन्वेस्टिंग। Loan and advance given to the subsidiaries and the interest earned on them are the investing cash flow. अगर अपने सब्सिडरीज कंपनीज को भी लोन दे के रखे हो तो इन्वेस्टिंग में जाएगा, क्योंकि अपना सब्सिडरी को पैसा देना तुम्हारा काम है नहीं। लोन एंड एडवांस आर गिवन टू द एम्प्लॉय एंड इंटरेस्ट ऑन देम ऑपरेटिंग कैश फ्लो फॉर ऑल एंटरप्राइज। लोन और एडवांस किसको दिए हैं? और एम्प्लॉय से अगर इंटरेस्ट अर्न हो रहा है तब वो कहाँ जाएगा? एम्प्लॉय किस लिए होता है? एम्प्लॉय वर्कर बिजनेस ऑपरेट करने के लिए। नहीं देंगे लोन एडवांस, अगर उन लोग को नहीं देंगे तो फिर बिजनेस नहीं, लेकिन वो जिस पर्सन को दे रहे हैं वो पर्सन तो हमारे बिजनेस के लिए ऑपरेशनल है ना, तो उसको बाद में मैनेज कहाँ से करेंगे? अगर मान लो हम तुमको वेजेस, तुमको हम सैलरी देते थे और हम तुमको दे दिए हैं 1,00,000 रुपया एडवांस, तो हम तुम्हारे कौन सा जगह से हम पैसा काटेंगे? इन्वेस्टिंग में आके काटेंगे। तुम तो हमको पैसा पे नहीं करोगे, ये चीज पर समझो। अगर तुम मेरे एम्प्लॉय हो, तुमको लोन दिए हैं या एडवांस दिए हैं, तो तुम क्या मेरे घर में आके पैसा दे रही हो? ना 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 ना, हमको तुम्हारे ईएमआई से काटना है, हमको तुम्हारी सैलरी से क्या करना है? और सैलरी इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बात समझ ना? किसी बाहर वाले को दिए तो मेरे को हर महीना ला करके भैया आपका ये लीजिए पैसा। बात समझ में आ रहा है अप्रोच? अगर आप एडवांस पेमेंट किए किसको? सप्लायर लोग को, तो भी क्या है? सप्लायर को अगर किसी कस्टमर से लेट पेमेंट करने का आप इंटरेस्ट लिए हो तो कहा जाएगा? क्लियर? कोई दिक्कत? लोन एंड एडवांस टेकन एंड इंटरेस्ट पेड, लिए हो और आप इंटरेस्ट अब दे रहे हो। लोन एंड एडवांस टेकन इंटरेस्ट पेड ऑन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेटिंग कैश। अगर आपका ये बिजनेस का पार्ट है कि भैया लोन ले लेकर के इंटरेस्ट चुकाते रहो, तब तो भैया ऑपरेटिंग कैश फ्लो। लेकिन अगर ये आपका नहीं है तब क्या हो जाएगा? फाइनेंसिंग। और लोन और एडवांसेस अगर अपने सब्सिडरी से लिए हो तब किस में जाएगा? फाइनेंसिंग में। लोन और एडवांस अपने कस्टमर से लिए और उस पर इंटरेस्ट दे रहे हो तो कहा जाएगा? ऑपरेटिंग में। सब कस्टमर को बोल दिए कि देखिए आप लोग हर महीना तो हमारे पास शॉपिंग करने आते हो, एक काम करो, एक कार्ड बनवा दो और कार्ड को रिचार्ज करवा दो। कितना का? कम से कम 5,000 का रिचार्ज करवाना है। तो कार्ड इस महीना बना, शॉपिंग तो अगला महीना से स्टार्ट करेगा ना, तो 5,000 रुपये तो पहले हम कर्जा ले लिए और जो उसके ऊपर हमको कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कैशबैक देना पड़ेगा, जो भी कुछ दे, तो वो मेरा किस हेड में चल जाएगा? कस्टमर से तो ऑपरेटिंग। मतलब कि एक्टिविटी से भी ज्यादा मैटर हो रहा है कि वो जिस पर्सन से लिया जा रहा है वो पर्सन किस एक्टिविटीज में मेरा गिरता है। बात समझा? तो इंटरेस्ट पेड टू द सप्लायर फॉर द लेट पेमेंट ऑफ द कैश फ्लो, इंटरेस्ट पे करना पड़ा हमको सप्लायर को तो ऑपरेटिंग। इंटरेस्ट टेकन एज अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट इज अकॉर्डेंस ऑफ द ए6 नाडा ऑपरेटिंग। अगर इन्वेंट्री से रिलेटेड ए6 में पढ़ने को मिलेगा, अगर इन्वेंट्री से रिलेटेड किसी भी तरह के इंटरेस्ट का देन लेन हो रहा है तो भी वो किस में जाएगा? ऑपरेटिंग। क्लियर है बात? इन्वेस्टमेंट मेड एंड डिविडेंड अर्न, इन्वेस्टमेंट की है, डिविडेंड आ रहा, साफ बात है। मेरा काम ही है 10 लोग कंपनी में इन्वेस्ट करने का। एक कंपनी है ब्लैक रॉक, जो दुनिया का हर बड़ा कंपनी है, पैसा क्या करके बैठा है? इन्वेस्ट। तो उसको हर बड़ा कंपनी से क्या आता होगा? डिविडेंड डिविडेंड आता होगा, तो उसका वही क्या है? ऑपरेटिंग। बस में आता ये मेंशन क्या है क्वेश्चन? ऐसे क्वेश्चन मेंशन क्या रहेगा? हाँ, क्वेश्चन का जो ऊपर का 3-4 लाइन रहता है ना, वो तुमको कई बार पढ़ के समझना पड़ेगा। बस है ना? जैसे कि ऐसे दिया रहेगा, एग्जाम्पल बता रहे हैं, ठीक है? XYZ A N B F C
एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, मतलब उसका काम है लोन देने देने वाला। बात समझा? तो पूरा सब में कहीं कुछ नहीं बोलेगा, स्टार्टिंग का एक वर्ड अगर ऐसे बोल दिया तो एनबीएफसी, चाहे ऐसा बोल दिया एबीसी, ठीक है, लिमिटेड इज अ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जो अलग अलग बैंक, मतलब ऐसा बैंक जो अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करता है, तो आपको पढ़ के एक्टिविटीज पहचानना पड़ेगा। बस तो इन्वेस्टमेंट मेड एंड डिविडेंड अर्न ऑन देम द इन्वेस्टिंग कैश फ्लो फॉर नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज। अगर आपका इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड अर्न हो रहा है ऑन देम आर इन्वेस्टिंग कैश फ्लो फॉर नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज। अगर आपका बिजनेस है कि इन्वेस्ट करो पैसा कमाओ, तो ऑपरेटिंग आपका बिजनेस नहीं है तब इन्वेस्टिंग में जाएगा। और इन्वेस्टमेंट इन द सब्सिडरी डिविडेंड अर्न आर द इन्वेस्टिंग कैश। अगर आप सब्सिडरीज को इन्वेस्ट करके रखो, पैसा वहां से आ रहा है, तब तो आपके इन्वेस्टिंग में है। डिविडेंड पेड तो आंख बंद करके हमेशा क्या है, फाइनेंसिंग कैश आउटफ्लो, कुछ भी हो जाए। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स पेड, ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है, इनकम टैक्स पेड ऑन ऑपरेटिंग इनकम इज द ऑपरेटिंग कैश आउटफ्लो फॉर द एंटरप्राइज। सेल्स करके जो प्रॉफिट आया ना ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, उस पर अगर टैक्स जा रहा है तब वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगा। बात समझ दो। लेकिन टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, देखो उसके बारे में क्या बोलते हैं, अलग से बोला, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अगेंस्ट द इनकम आर ऑपरेटिंग कैश फ्लो इफ द कंसर्न इनकम आर द ऑपरेटिंग इनकम एंड इन्वेस्टिंग कैश फ्लो इफ द कंसर्न ऑफ द इन्वेस्टिंग। अब जैसे मस्त एग्जांपल बताते, टीडीएस कटा, क्या कटा, हम एक बात मान लो एग्जांपल, दिल्ली में अपना फ्लैट बेचे, फ्लैट बेचे 50 लाख, 50 लाख रुपए कहाँ आया मेरा, अकाउंट में आया, आया तो वहां से डायरेक्ट टीडीएस कट गया। अब मेरा क्या, फ्लैट खरीदना बेचना मेरा बिजनेस है, अगर मेरा फ्लैट खरीदना बेचना बिजनेस है तब तो ऑपरेटिंग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा करेगा ही नहीं, अगर आपका फ्लैट खरीदना बेचना बिजनेस होगा तब तो सीधा सीधी यहाँ पे आ जाएगा, ऑपरेटिंग वाले में आ जाएगा। लेकिन आप बेचे हो तो आपके पास आया पैसा, तो आपका बैंक से क्या कर चुका होगा, टीडीएस। तो ये आपका जो दिल्ली का फ्लैट था, आप दिल्ली का फ्लैट क्या था, प्रॉपर्टी एसेट्स इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट बेच करके आपका टीडीएस कटा, तो किस एक्टिविटीज में जाएगा, इन्वेस्टिंग कैश आउटफ्लो। बात समझ में आया? तो कोई दिक्कत इसमें, कोई आप अपना मशीन बेचे, मशीन है ना, मशीनरी बेचे, कितना बेचे, 10 लाख में, 10 लाख बेच करके अकाउंट में पैसा आया, उससे टीडीएस कट गया, ये सब कहा जाएगा, इन्वेस्टिंग। मशीन क्या है, एसेट्स है। बस यार कोई दिक्कत इनकम टैक्स पेड के बारे में। अच्छा, एक बात याद रखो, टीडीएस सिर्फ कमाई पे नहीं कटता है, खर्च पे भी टीडीएस काटना पड़ता है, खर्च पे भी टीडीएस काटना पड़ता है, कोई दिक्कत। हेलो, हाँ, हाँ शाम को 7:30 बजे से। तो टीडीएस tax deducted at source against the expenses are operating cash inflow if concerned expenses are the operating expenses and the financial cash flow if the concern of the financial expenses। क्या मजेदार बात है सुन, सैलरी देते हैं ना, सैलरी खर्चा है, सैलरी देते वक्त टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं, तो सैलरी क्या होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बात समझता हूँ। डिवेंचर पे इंटरेस्ट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, डिवेंचर पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट देते हो क्या डिडक्ट कर रहे हैं, टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं, तो खर्चा पे भी तो टीडीएस। अब इंटरेस्ट क्या हो गया हम लोग का, और सैलरी क्या हो गया, बात समझ में आया? इंश्योरेंस क्लेम
रिसीव्ड। अब आपको इंश्योरेंस क्लेम किस चीज का मिला वो मायने रखता है भाई। ए, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव अगेंस्ट द लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ प्रॉफिट आर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑपरेटिंग कैश फ्लो, तो ऑपरेटिंग का। लेकिन इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड अगेंस्ट द लॉस ऑफ फिक्स एसेट सब किस में जाएगा? मशीन का इंश्योरेंस कराया था, मशीन कैसे कुछ हो गया तो इन्वेस्टिंग। लेकिन लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ प्रॉफिट सीएमए में चैप्टर है ना, इंश्योरेंस वाल पे फाइल। क्या दिक्कत है यहाँ पे? अब देखो, जो हम बात वहां पे तुमको लेजर बना के समझाएं, ये समझाए ना, लेजर बना के। अब ये देखो, ये यहां समझाएगा क्या बोलना चाह रहा है। इन डायरेक्ट मेथड वी टेक ग्रॉस रिसीव फ्रॉम सेल, ट्रेड रिसीवेबल। हम बोले थे सेल, सेल्स में दो चीज आता है, जो कैश सेल किया और जो डेटर से पैसा आया है, एंड अदर ऑपरेटिंग इनफ्लो, और जहां जहां से आपका ऑपरेटिंग इनफ्लो हुआ हो, सब्सट्रैक्टेड ग्रॉस पेमेंट ऑफ परचेज एंड क्रेडिटर एंड अदर एक्सपेंसेस इग्नोरिंग ऑल नॉन कैश आइटम लाइक डिप्रिशिएशन प्रोविजन, बता दिए थे, यही बात था। और जब इनडायरेक्ट बनाते हैं ऑपरेटिंग है तब क्या, हम लोग कहां से स्टार्ट करते हुए, नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं। तो हमको इसमें एलिमिनेटिंग इफेक्ट दिखाना है। एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ द नॉन कैश आइटम, इन्वेस्टिंग आइटम एंड फाइनेंसिंग आइटम फ्रॉम सच प्रॉफिट, उस प्रॉफिट में सारा आइटम आ चुका है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑल सच एक्सपेंसेस लाइक डिप्रिशिएशन प्रोविजन इंटरेस्ट पेड लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स एटीसी आर एडेड, ऐड करते हैं, एंड द इंटरेस्ट रिसीव्ड एटीसी आर डिडक्टेड, ये सब क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं। एडजस्ट फॉर द चेंज इन वर्किंग कैपिटल आइटम आर ऑल्सो मेड इग्नोरिंग द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और साथ ही साथ चेंज इन वर्किंग कैपिटल लिखते हैं, कौन कौन से एसेट बड़ा घटा, बस उसमें एक चीज को छोड़ के चीज क्या है। डायरेक्ट मेथड प्रिफेर ओवर द इनडायरेक्ट। देखो बनाने में टफ है इनडायरेक्ट, लेकिन प्रीफर करना चाहिए डायरेक्ट मेथड। क्यों? क्योंकि वो आपको क्लियर पिक्चर देता है, साफ साफ समझ में आ जाता है कहां कहां से पैसा है, कहां कहां से पैसा गया। बस है किस में, डायरेक्ट मेथड में। इनडायरेक्ट मेथड में उतना क्लियर पिक्चर, क्योंकि बैक कैलकुलेशन किए रहते हैं। ये तो डायरेक्ट का फॉर्मूला, वो है फॉर्मेट। फॉर्मेट, ये तुम्हारा इनडायरेक्ट का फॉर्मेट है। कोई दिक्कत? प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजेबल ऑफ fixed asset. Profit or loss on sales of fixed assets is not a operating cash flow. The entire proceed, यानी कि जो पूरा का पूरा सेल करके आया है एसेट of such a transaction should be taken into cash inflow investing activity. हाँ तो वो इनडायरेक्ट में ना, हाँ तो वो यहाँ पे इनडायरेक्ट तो ये थोड़ी का बात कर रहा है, यहाँ पे तो पहले कैश फ्लो का मेन थीम बता रहा है। बात समझ, वो करती तुम हो क्योंकि तुमको इनडायरेक्ट मेथड प्रिफेयर है। बात समझ, फंडामेंटल टेक्निक ऑफ cash flow preparation. A cash flow is a summary of the cash received and payment of an enterprise during accounting period. Any attempt to comply of such summary from the cash book is impracticable due to the large volume of transactions. तुम सोचोगे कि रिसिप्ट ऑफ पेमेंट अब पूरा कैश बुक से ही उठा के छाप दे, नहीं होगा। इस वजह से नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होता है। साल के एंड में क्यों बोल रहा है, सैलरी हर महीना पे हो रहा है, लेकिन साल के एंड में टोटल सैलरी कितना पे हुआ है ये तुमको बैलेंस शीट में, ये सॉरी पीएल में रिफ्लेक्ट करेगा। बात समझ में आया? तो साल भर सेल हुआ है तो एक एक कैश फ्लो में तो एक एक सेल लिखते हैं ना, रोज का सेल लिखते हैं। तो क्या तुम बैठ के कैश फ्लो में या कैश बुक में एक एक ठो सेल्स लिखते हैं, तो कैश फ्लो में बैठ के एक एक ठो सेल लिखोगे, पूरा साल भर का सेल्स।
AS3 forbid netting of receipt and payment from the investing and financing activities. Thus, the cash paid on purchase of fixed assets should not be shown on the net of the cash realized from the sales of fixed assets. For example, क्या बोलना चाह रहा समझो? Example important है. If an enterprise पे 50,000 in the acquisition of machine, ठीक है, and realize 10,000 on the disposable of furniture, it is not right to show the net cash outflow of 40,000. 50,000 का खरीदा था एक्विजिशन का टाइम, बेचा 10,000 में, तो आपको ऐसा नहीं कि आपको नेट इफेक्ट दिखाना 50 माइनस 10 40. Thus the exception of the rule stated below. Cash flow from the operating, investing, financing may be reported on the net basis. Cash received and the payment on behalf of customer, cash received and paid by the bank against the acceptance and the repayment of demand deposit. Cash received and payment item turnover is quick, the amount are large and the maturities are short. Purchase and sales of investment by the investment company. क्या बोलना चाह रहा है कि जितना का आपका परचेज और जितना का सेल होगा सीधा सीधी वो लिखना है, नेट इफेक्ट बैठ के निकाल के नहीं लिखना है. तुमको नीचे एडजस्टमेंट में दिया रहता है कि मशीन जो बिक रहा है, मशीन बिक रहा है भैया 10,000 में, जिसका पहले खरीदे थे वैल्यू तो दाम था 20,000 रुपया, अभी तक एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन हो गया 12,000 रुपया, तो तुमको उतना, उसको मेन कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या जाएगा, कितना का सामान बिका है, बस. वो तो तुम वर्किंग नोट करते थे जब तुम इनडायरेक्ट मेथड बनाते थे अपने सुविधा के लिए, कैलकुलेशन बैक एड बैक करने के लिए. ये होगा हो चुका है ऑलरेडी. इंटरेस्ट और डिविडेंड यहाँ पे लाइन लिख पाया था, इंटरेस्ट और डिविडेंड, ठीक है. देखो नॉन कैश ट्रांजेक्शन एक डिप्रिसिएशन होता है, तो तुमको पता है, और बोनस शेयर में पैसा नहीं आता, फ्री ऑप्शन में बटाता है वो भी. तो यहाँ पे देखो, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन डज नॉट रिगार्ड टू यूज ऑफ द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. एग्जांपल द इश्यू ऑफ बोनस शेयर. राइट शेयर में पैसा आता है, कुछ पैसा आता है, बोनस शेयर पूरा फ्री होता है. शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कैश फ्लो statement. Such a transaction should be disclosed elsewhere in the financing statement in way of that they provide all the relevant information. This investing and financing. कह रहा है कि बोनस शेयर should be excluded from cash flow statement. Such a transaction should be disclosed elsewhere in the financing statement in the way of provide. कह रहा है कि बोनस शेयर का यहाँ पे तो कोई काम नहीं पड़ेगा तो कैश फ्लो में. हाँ, जब आपको मान लो आप इश्यू ऑफ शेयर का जब लेजर बनाओगे कि पता करने के लिए कितना शेयर इश्यू हो, उस वक्त वो इन्फॉर्मेशन काम में आएगा. मान लो पहले था तुम्हारा 5 लाख रुपए का इक्विटी शेयर, अब हो गया 8 लाख का, 3 लाख से बड़ा है. अब तुमको पता है 1.5 लाख का बोनस शेयर है, मतलब फ्री वाला शेयर है, तो बचा 1.5 लाख का मेन पैसा वाला शेयर. क्लियर है बात? अच्छा, बिजनेस परचेज का मतलब क्या हो? एबीसी लिमिटेड सीडीई को लिमिटेड को परचेज कर रहा है. क्या कर रहा है? अरे आमतौर पर कोई अगर पूरा परचेज कर रहा होगा तो एक्विजिशन ऑफ कंपनी, दोनों मिल रहा होगा तो मर्जर,
ठीक है। और कुछ पोर्शन परचेज करोगे तो होल्डिंग एंड सब्सिडरी का रिलेशन। यहाँ पे बात क्या है, केवल और केवल सब्सिडरीज कंपनीज के लिए, इनम एक्विजिशन मर्जर सबके लिए ये बात फिट बैठता है, ये बताना चाह रहा है, ठीक है। टोटल परचेज और डिस्पोजल कंसिडरेशन, कितना का खरीदे और हम कितना कंसिडरेशन दे रहे हैं, पूरा लिखना है। ज्यादा देते हैं तो, अगर हम लोग कंसिडरेशन ज्यादा देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, गुडविल। अगर हम लोग कंसिडरेशन कम देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल रिजर्व। याद है ना। द पोर्शन ऑफ द परचेज एंड द डिस्पोजेबल कंसिडरेशन डिस्चार्ज मीन ऑफ द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और यार भैया, हाँ, और एक बात, जब आप परचेज कर रहे हो तो परचेज कंसिडरेशन कैश और कैश इक्विवेलेंट ही होना चाहिए। वो होता है भैया दूसरा दूसरा तरीका, हाँ। जैसे ए लिमिटेड बी का कंपनी खरीद रहा, बोला कि तुमको हम 100 करोड़ रुपया देंगे, ये 100 करोड़ रुपया नहीं देंगे, इसमें से 50 करोड़ का तुम मेरे कंपनी में का शेयर्स रख लो, और बाकी का 50 करोड़ हम वो क्या दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं। तो मेरे को मतलब क्या है, 50 करोड़ कैश से मतलब है। इस 50 करोड़ शेयर का हमको कोई मतलब यहाँ पे नहीं है, तो लेजर बनाने के टाइम में मतलब कोई दिक्कत। अच्छा, तुमके बाद भली बात ही पता है, जब कोई कंपनी खरीदता है तो करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटी भी खरीदाता है, करेक्ट। करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी में कोई मेहनत नहीं रहता, बस आपका जो कंपनी का करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटी और सामने लगा जो करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटी, दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। और ऐड करने के बाद देखो पहले से बढ़ा है कि घटा है, बात समझ आया तो। एक्सचेंज गेन एंड लॉस, एक्सचेंज गेन एंड लॉस, फॉरेन करेंसी जब चेंज होता है तब उसमें फायदा होता है नुकसान होता है, ठीक है, आमतौर पर। देखो, द फॉरेन करेंसी एक मैंडेटरी एसेट्स, अगर आपके पास विदेशी मुद्रा पड़ा हुआ है यानी कि करेंसी, दैट मीन वो एसेट्स है। एग्जांपल बैंक, एग्जांपल विद बैंक या डेटर, बैंक के पास है डेटर के पास है। लाइबिलिटीज जैसे क्रेडिटर आर इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय द ट्रांसलेटिंग देम इनटू द इम्पोर्ट reporting currency by the rate of exchange transaction rate. On the balance sheet, these are restated using the rate of exchange on the balance sheet date. ये सब कुछ पैसा पड़ा हुआ रहता है, लेकिन जिस दिन बैलेंस शीट बनता है उस दिन उसका जो करंट प्राइस चलता है उसके हिसाब से वैल्यू लगाते हो। जब उस हिसाब से वैल्यू लगाते हैं तो तुम देखते हो कि एक डिफरेंस अराइज होगा, पहले डॉलर 72 रुपए का 80 का, कुछ तो डिफरेंस अराइज होगा। इज द वैल्यू एक्सचेंज गेन या लॉस, या तो इसमें आपको फायदा होगा या तो नुकसान होगा। दस गेन एंड लॉस आर रिकॉग्नाइज इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और वो गेन और लॉस कहाँ रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। The exchange in the gain or loss in respect of the cash and cash equivalent in the foreign currency are recognized by the principal of offset, and this balance are restated in the balance sheet in the reporting currency at exchange rate on the balance sheet. The change in cash or cash equivalent due to the exchange gain and loss, however, is a not cash. वहां पे तो कोई कैश फ्लो नहीं हो रहा है, बस प्राइस तुम्हारे पास जो डॉलर रखा हुआ है उसका फ्लक्चुएट कर गया है। This being so, that a net increase and decrease in the cash and cash equivalent in the cash flow statement are stated exclusively of the exchange gain and loss. The resultant difference between cash and cash equivalent as per the cash flow statement that recognized in the balance sheet is reconciled in note on the cash flow statement. तो भैया एक बात याद रखना है कि भले उससे बढ़ रहा है घट नहीं, क्या कहते हैं, कैश ट्रांजेक्शन नहीं है भले, लेकिन उससे आपका कैश इक्विवेलेंट बढ़ रहा है और घट रहा है, तो आपको उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बस समझा। तो मेरे पास $100 पड़ा हुआ था, $100 का दाम 70 रुपया था, तो कितना हो गया बच्चा, 7,000 रुपये। तो मेरा तो कैश इन हैंड ये दिखा रहा था कि नहीं, पहले बता। हाँ, बाद में पता चला कुछ दिन बाद ये क्या हो गया मेरे को, ये हो गया तुम्हारा 65 रुपया। तो ये क्या हो गया, 65। अब ये दिखा रहा, तो ये 500 रुपया का खर्चा तो हुआ नहीं है, गया क्या है, लॉस ऑन एक्सचेंज है। बस है। तो ऐसा भी हो सकता है कि साल के अंत में
100 इंटू 80 हो जाए तो ये 8,000 हो। तो 1,000 रुपया तो कहीं से आया नहीं है, बट इसका वैल्यू तो वो हो गया ना, तो हमको गेन इन एक्सचेंज दिखाना पड़ेगा। आ जाओ, इलस्ट्रेशन 1, परचेज ऑफ मशीनरी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश सेल्स, proceed from long term borrowing, check collect from debtor, cash received from debtor, trading commission received, purchase of investment, redemption of preference share, cash purchase, proceed from sales of investment, purchase of goodwill। इसके बारे में कुछ बताना है, पर हम लोग कल डिस्कस बताता हूँ। कैश पेड टू सप्लायर, ऑपरेटिंग, interim dividend paid on equity share, financing, wage and salary, operating, proceed from sales of plant, investing, interest received on debenture held as a investment। इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक है, फाइनेंसिंग, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ये दोनों ही क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग। डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इन्वेस्टमेंट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग। इनकम टैक्स पेड, ऑपरेटिंग। डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर, फाइनेंसिंग। अंडर राइटिंग कमीशन, अंडर राइटिंग कमीशन पेड, फाइनेंसिंग, ठीक है यार। रेंट पेड, ब्रोकरेज पे, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग में जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होगा। कैश क्रेडिट, उधार लेना, हाँ। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। हाईली लिक्विडेबल मार्केटेबल सिक्योरिटी विदाउट रिस्क ऑफ चेंज इन द वैल्यू, मार्केटेबल सिक्योरिटीज बताया था ना। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, ऑपरेटिंग, जब इनकम टैक्स पेड ऑपरेटिंग है तो रिफंड भी यही आएगा। ब्रोकरेज पेड ऑन परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये वाला इन्वेस्टमेंट में होगा। हाँ, ब्रोकरेज इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हैं, ठीक है। ब्रोकरेज पेड तो ऑपरेटिंग के लिए नहीं ना, ब्रोकरेज मेन बिजनेस के लिए नहीं ना है, इन्वेस्टमेंट के लिए है, इन्वेस्टिंग में जाएगा। और अगर कह देगा तुम्हारा बिजनेस ही वही है खरीदना बेचना, तो एल क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। बार बार तुम मैच करवा दोगे। गुडविल ना राइट ऑफ होता है, क्या होता है, बात क्लियर है। जिसको हम लोग गुडविल क्या हमारा इनटेंजिबल एसेट्स है, ठीक है। तो जो टेंजिबल एसेट्स होता है वो डिप्रिसिएट होता है, ठीक उसी तरह इनटेंजिबल एसेट राइट ऑफ होता है, या फिर उसको कह सकते हो एमोटाइजेशन, क्या होता है। तो जिसका मतलब भी क्या है, सेम है, मतलब इनका ट्रीटमेंट किसकी तरह होगा, बिल्कुल डिप्रिसिएशन की तरह। और डिप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट हम लोग क्या सीखते हैं कि अगर डायरेक्ट मेथड है तो इग्नोर करो, और इनडायरेक्ट मेथड है तो, है कि नहीं। एड एज अ पीएल डेबिट आइटम।
X Limited purchased debenture of 10 lakh of Y Limited, which are redeemable within 3 months. कितना month? However, you will show the item as per the AS Similar Accounting will prepare cash flow statement. परचेज किए डिवेंचर 10 लाख का वाई लिमिटेड विच आर रिडीमेबल विद इन 3 मंथ. कहा जाएगा? Cash and cash equivalent consist of the cash in the hand and a balance within the bank and short term highly liquidable investment. If the investment of 10 lakh made in debenture for a short term period, then it is the item of the cash and cash equivalent. शॉर्ट टर्म के लिए है ना. अगर लॉन्ग टर्म के लिए रहता तो दिखा रहा. क्लासिफाई बताना है कौन सा एक्टिविटीज का इंटरेस्ट पेड बाय द फाइनेंशियल इंटरप्राइज. क्या है? इंटरेस्ट पेड बाय फाइनेंशियल इंटरप्राइज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. कहा लिखा हुआ है? उस कंपनी का काम ही है फाइनेंशियल इंटरप्राइज, उसका बिजनेस ही वो है. बात समझ आया? तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन द इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम टीडीएस कटा है. तो टीडीएस कटा है सब्सिडरी कंपनी में. सब्सिडरी में हम लोग इन्वेस्ट करके रखते हैं. कहां पे आ गया? डिपॉजिट विथ बैंक फॉर ए टर्म ऑफ 2 years. शॉर्ट टर्म तो नहीं है. तो इन्वेस्टमेंट. इंश्योरेंस रिसीव टुवर्ड द लॉस ऑफ मशीनरी. मशीन का लॉस है तभी इन्वेस्टिंग में जाएगा. और बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ. बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ तो फिर देखो नॉन कैश आइटम है. ठीक है, जो नेट प्रॉफिट में जाता अगर आप इनडायरेक्ट मेथड बनाते हो तो. तुमको इनफ्लो आउटफ्लो सजा के दिया है. करना क्या है? जो जो चीज ऑपरेटिंग में जाता है हेडिंग देना ऑपरेटिंग. जहां जहां से पैसा है उसको लिखना, जहां जहां पैसा जा रहा है सब ऑपरेटिंग वाला. जैसे कि देखो कलेक्शन ऑन द अकाउंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल ऑपरेटिंग. क्लियर है? अब इस साइड ऑपरेटिंग ढूंढो. सैलरी वेजेस पेमेंट ऑफ ओवरहेड. पेमेंट पर अकाउंट पेबल. पेमेंट ऑफ अकाउंट पेबल कहा है? हाँ, अकाउंट. ठीक है, पेमेंट ऑफ ओवरहेड. यहाँ लिखा प्लांट एंड मशीनरी. हमको ऐसा लग रहा है कि शायद पेमेंट ऑफ ओवरहेड अलग. अच्छा हाँ, लाइन खींचेगा तो तब जाएगा. ओवरहेड है तब जाएगा. तब देखो और लास्ट में टैक्स पेड करके बाहर. इन्वेस्टिंग में क्या क्या जाएगा? प्रॉपर्टी का. कोई दिक्कत है इसमें? ऐसा prepare a cash flow statement. Plant acquired by issue of 8% डिवेंचर. अब जरा देखो प्लांट खरीदे हैं, पैसा नहीं दे रहा, 8% डिवेंचर दे रहे. नॉन कैश आइटम. क्लेम रिसीव फ्रॉम द लॉस ऑफ प्लांट इन फायर. क्लेम रिसीव हुआ है, ठीक है, कैश में. अनसिक्योर्ड लोन गिवन टू द सब्सिडरी. लोन दिए हैं, पैसा गया है. इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव फ्रॉम सब्सिडरी. इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट मिला है इन्वेस्टिंग में. प्री एक्विजिशन डिविडेंड
रिसीव्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट मेड, प्री एक्विजिशन कंपनी खरीदने से पहले हमको रिसीव्ड हुआ है इन्वेस्टमेंट पे। डिवेंचर इंटरेस्ट पेड, टर्म लोन रीपेड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, टीडीएस 8,200, ऊपर वाला इंटरेस्ट रिसीव पे 8,200 कटा है। बुक वैल्यू ऑफ प्लांट सोल्ड, प्लांट बेचे 84 में, जिसमें लॉस है 9,600 का लॉस का, यहाँ पे कोई लेना देना नहीं रहता है जनरली। अगर इनडायरेक्ट मेथड बना रहे हैं तो बात अलग है। जो जो पैसा है, जो जो पैसा गया है, ये डायरेक्ट मेथड है। तुमको पूरा साल भर का दिया है, जो जो पैसा है, जो जो पैसा गया है। कंप्लीट एएस।